हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बताना छोड़ गए थे, आधा हमने आपको बताया था। माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में हम आपको बता चुके थे, परिसर भी बता चुके थे। तो जो हमें बताना है इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें हम ये तीन चीज़ें छोड़ चुके थे, चार सॉरी। सबसे पहला माध्य विचलन, नंबर 2 पर मानक विचलन, और नंबर 3 पर जो छोड़ गए थे वो था प्रसरण, और नंबर 4 पर जो था वो था विचरण गुणांक। ये चीज़ें हम छोड़ गए थे। तो इनके बारे में प्यारे बच्चों देखते हैं। विचरण गुणांक ऐसी चीज़ें हम आपको ये छोड़ के गए थे, तो इनको हम आपको इस सीरीज में निकालना सिखाते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बताया था माध्य विचलन के लिए और मानक विचलन के लिए सबसे पहले माध्य की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? माध्य की आवश्यकता है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो से पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो चीज़ों को क्रमागत होने की दिशा में पढ़ें। हम आपको पहले कुछ वीडियोज अपलोड कर चुके हैं सांख्यिकी से संबंधित, तो पहले उन वीडियोज को देख करके आएँ। जैसे कि मैंने कहा है कि चीज़ों को क्रमागत की दिशा में पढ़ें ताकि आपके लिए यूजफुल हो सके। तो सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखते हैं। तो माध्य बराबर मैंने आपको बताया था कि सभी आंकड़ों का योग, तो 8 + 9 + 9 प्लस फिर 10 फिर +10 फिर +10 और फिर कितना हो जाएगा 14। इन सभी को जोड़ेंगे, वो किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 30 30 और 14 कितना हो जाएगा? 44। 8 हो जाएगा 52 और 18 हो जाएगा 70। तो 70 अपॉन में कितना आ जाएगा? माध्य आ जाएगा 10। तो माध्य की क्योंकि हमें आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले निकालते हैं माध्य विचलन। तो माध्य से कितना कितना विचलन हुआ है ये मुझे देखना है। माध्य विचलन को हम देखेंगे। माध्य विचलन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि माध्य से प्रत्येक राशि कितनी विचलित है वो हमें देखना है। तो माध्य से ये कितना विचलित है? 2, यहाँ लिख दिया। माध्य से 9 कितना विचलित है? 1। फिर ये 9 कितना विचलित है? आप कहेंगे फिर 1। ये 10 कितना विचलित है? तो ये 0 फिर 0 फिर 0, 3 बार 10 है तो 3 बार 0 आएगा। और ये कितना विचलित है? आप कहेंगे सर 4। हमने इन सभी को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में 7। ये क्या कहलाया जाएगा? माध्य विचलन, या इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1.1 समथिंग। अब हम आपको बताते हैं मानक विचलन। तो मानक विचलन के बारे में हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज में। बिल्कुल सिंपल सी गणना होती है, मानक विचलन की भी सेम गणना होती है, बस हमें इनके स्क्वायर करने होते हैं। वही हमें करना होता है कि इसमें पहले सारी राशियां कितनी कितनी विचलित हुई हैं और उनके स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर के साथ अंडर रूट आ जाएगा, कितने हो जाएंगे? तो इनके या इन्हीं का स्क्वायर करके सीधा लिख देंगे। या फिर 10 से कितना विचलित है? आप कहेंगे सर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस में 10 कितना विचलित है? 1, 1 का स्क्वायर 1 होता, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, और फिर 10 से कितना विचलित है? आप कहेंगे सर 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। जितनी भी राशियां डिवाइड करेंगे तो 16 में एक जुड़ेगा 17, एक 18, और 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। तो मैं लिख सकता हूँ √22 अपॉन में 7। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 3 और 3 पॉइंट और कितना हो जाएगा? समथिंग 1। और जब इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो लगभग आ जाएगा 1.7 के समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1.7 के समथिंग आ जाएगा। तो ये है मानक विचलन। अब आते हैं प्रसरण पर। तो प्रसरण के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि प्रसरण कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है भैया प्रसरण के बारे में। तो प्रसरण इज इक्वल टू होता है कि मानक विचलन का अगर हम वर्ग कर दें, मानक विचलन का वर्ग कर दें, या कई बार वो ऐसा देता है कि प्रसरण दे देता है, मानक विचलन पूछ लेता है।
तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि वो आपको प्रसरण दे देगा और मानक विचलन पूछ लेगा आपसे, वो कई बार ऐसा होता है कि मानक विचलन दे देगा और प्रसरण पूछ लेगा। तो हमने इसको निकाला, मानक विचलन हमारे पास कितना है, अंडर रूट का है 3.1, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो प्रसरण की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3.1, ये आ जाएगा हमारे लिए, प्रसरण आ जाएगा। प्रसरण के बाद बताते हैं हम आपको विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक के बारे में एक फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, प्रसरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे में क्या हो जाएगा, बटे में माध्य, और गुणा में कितना हो जाएगा, 100। चलिए ठीक है, मानक विचलन हमारे लिए कितना है देख सकते हैं आप, मानक विचलन हमारे पास है 1.7 समथिंग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1.7, और माध्य कितना है हमारे लिए, माध्य ये है हमारे लिए 10, हमने यहाँ 10 लिख दिया है, इंटू में 100, ये परसेंटेज में होता है प्यारे बच्चों। तो हमने देखा 0 से दशमलव चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 17, ये हो जाएगा 17% क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक हो जाएगा। कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कितनी समझ में नहीं आ रही हैं, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूँ आपको खंडित श्रेणी का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी में एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, और उसमें इन सभी चीज़ों को हम आपको ज्ञात करना दिखाते हैं। सभी चीज़ों को हम मिटा रहे हैं इनको, और देखते हैं अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, और सभी चीज़ों के बारे में हम आपको निकाल के दिखाई देते हैं। मतलब ये है, सिंपल सी बात है भैया, हमारे पास श्रेणी कोई भी हो, खंडित और व्यक्तिगत में से लगभग सभी में गणना एक जैसी होती है, लगभग सभी में गणना कैसी होती है, एक जैसी होती है। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं आप सभी के लिए, बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए एक हमने क्वेश्चन लिया, चलो खंडित का ही लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने, कुछ आंकड़े, खंडित श्रेणी का भी हमने एक क्वेश्चन लिया। फिर से खंडित श्रेणी का ही एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लिखा हमने, यहाँ पे लिखा 7, फिर 7, फिर लिख दिया हमने 9, 5, 6, 2, और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है 9, फिर लिख दिया 9, और चलिए ठीक है, पर्याप्त है। और एक आध बार और लिख देते हैं, चलिए मैंने लिख दिया 2 फिर से। ये हमारे लिए श्रेणी है, और सबसे पहले याद रखना है कि श्रेणी को, जब भी आप इन चीज़ों को ज्ञात करने की कोशिश करें, तो इनको याद रखना है प्यारे बच्चों, किसी एक क्रम में लगा लेना है। तो हमने किसी एक क्रम में इनको लगा लिया है, देखते हैं। तो सबसे पहले किसी एक क्रम में लगाते हैं। चलिए मैंने कह दिया कि इनको आरोही क्रम में लगाते हैं, किसी एक क्रम में आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा पद आएगा, तो 2 इंटू में 2, फिर आ जाएगा, कौन आएगा, 2 के बाद कौन है, सीधा 5, यहाँ पे लिख दिया हमने 5 1 टाइम से, फिर है हमारे पास 7, फिर है हमारे पास 6 है हमारे पास, 5 के बाद हमारे पास कौन है, 6, फिर हमने लिखा 7, फिर हमने लिखा 7 के बाद हमारे पास कौन है, 9, फिर है 9, फिर है 9। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है, इनको हमने आरोही क्रम में लगा लिया है। आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से एक सीरीज में भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान देना, हमने इस तरीके से इसको सॉल्यूशन लिख लिया है। यहाँ पर आप लिखें चर, यहाँ पर लिखें आप चर, और यहाँ पर लिखें आप बारंबारता उसकी फ्रीक्वेंसी। इसे हम किससे जानते हैं, एक्स से जानते हैं, और ये हमारे लिए क्या होता है, एफ होता है। चलिए ठीक है, या फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने सभी आंकड़ों को लिखा। तो सबसे पहले हमने लिखा 2 कितनी बार है हमारे पास, 2 के बाद है 5 के बाद है 6 के बाद है 7 के बाद है 9। 2 की काउंटिंग है 2 टाइम्स, 5 की काउंटिंग 1 टाइम्स, 6 की काउंटिंग 1 टाइम्स, 7 की काउंटिंग 2 टाइम्स, और 9 की काउंटिंग कितनी है, 3 टाइम्स है।
हमने इस तरीके से श्रेणी को बना लिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं, वही 8 चीज़ें हम निकालने वाले हैं। नंबर 1 माध्य, नंबर 2 माध्यिका, नंबर 3 बहुलक, नंबर 4 पर होगा प्रसरण, नंबर 4 पर होगा परिसर या परास, और नंबर 5 पर होगा माध्य विचलन, नंबर 5 पर होगा नंबर 6 पर होगा मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। इसके बाद होता है प्रसरण, इसके बाद होता है विचरण गुणांक। विचरण और गुणांक। चलिए इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हमने आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण और विचरण गुणांक, इन सभी 8 चीज़ों के बारे में हम क्रमवार तरीके से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है माध्य के बारे में। तो माध्य के बारे में हम आपको कई बार जानकारी दे चुके हैं। तो माध्य 2 तरीक़ों से निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात यह है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। माध्य बराबर, मैं आपको बता चुका हूँ, माध्य का ही दूसरा नाम औसत होता है। इसको हम कई बार समांतर माध्य भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? समांतर माध्य भी बोल देते हैं। और इसी को हम कई बार AM को अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम औसत के नाम से भी जानते हैं। भैया ये सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के सभी नाम हैं। तो इसका एक खास फॉर्मूला होता है कि सभी आंकड़ों का योग क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या, ये होता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या हम निकाल के देखते हैं। सभी आंकड़े कितने हमारे पास? 2 + 2 + 5 + 6 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9, इनको सभी को ऐड करेंगे। कितने हैं नंबर ऑफ टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से हम डिवाइड कर देंगे। देखते हैं 9 9 18 तो 27, 27 और 7, 27 और एक काम करें 14 जोड़ दो, 7 7 14 कितना हो जाएगा? 41। 41 और 6 47, 47 और 5 कितना हो जाएगा? 52, 52 और 4 कितना हो जाएगा? 56, यानी 56/9। 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो 9 छक्के 54 कितना हो जाएगा? 6 54 और कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट लगभग हो जाएगा 3। 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? लगभग 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमने इसे कह दिया है माध्य। देखते हैं दूसरे तरीके से अगर आपको निकालना हो तो यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा? याद रखना एक फार्मूला और होता है कि माध्य बराबर, ये मैं आपको लिख चुका हूँ, इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ये होता है। तो इसे हम पता क्या कहेंगे? यहाँ पर हमने एक कॉलम और बना लिया है, तो इसे हम कहेंगे सिग्मा f इक्वल टू, में इन सबको जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 3 9। ये इनकी गिनती आ जाएगी आंकड़ों की। यहाँ पर देखेंगे, इसे लिखेंगे हम f इंटू एक्स, तो ये क्या कहलाएगा? सिग्मा fx कहलाएगा। तो सिग्मा fx कितना हो जाएगा? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 5 एकम कितना हो जाएगा? 5, 6 एकम कितना हो जाएगा? 6, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 और 9 ती कितना हो जाएगा? 27। इनको हमने जोड़ा तो जोड़ने पर प्यारे बच्चों इतना ही आएगा 56। चलिए देखते हैं, जोड़ लेते हैं हम यहाँ पे। 27 और 14 41, 41 और 6 47, 47 और 5 कितना हो जाएगा? 52, 52 और 4 कितना हो जाएगा? 56। तो आप इस तरीके से करें, बात वही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 56 और सिग्मा f की वैल्यू कितनी हमारे पास? 9। डिवाइड कर दोगे तो वही आ जाएगा 9 छक्का 54, तो 6.3 के समथिंग आ जाएगा। देख सकते हैं माध्य को हमने 2 तरीकों से निकाला और इस तरीके से आपको हमेशा निकालना है। ये व्यक्तिगत सीरीज भी हो सकती है, खंडित सीरीज भी हो सकती है। दोनों सीरीजों में आप इस तरीके से माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये बताते चलना है कितना समझ में आया। कमेंट बॉक्स में आपको सब चीज़ों को लिख के बताना है कि सर कितना समझ में आया है, कितने हमारे लिए जानकारी हेल्पफुल है। ये सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताना है। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला है हमारे पास, अब वो क्या है? माध्यिका। तो माध्यिका के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये होता है, माध्यिका के बारे में हमने आपको बता दिया था, सिंपल सी परिभाषा बताई थी। माध्यिका बराबर, मैंने आपको बताया था, मध्य पद बराबर माध्यिका। मध्य पद बराबर माध्यिका। तो मध्य पद हमने आपको बताया था, मध्य पद वह कहलाता है जिसके दाएं और बाएं दोनों ओर व्यक्तियों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है। उसे हम क्या कहते हैं? मध्य पद कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म कहते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें मिडिल टर्म कौन है?
है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं सॉरी प्यारे बच्चों 9 हैं। तो 9 में जो हमारे पास पांचवा टर्म होगा यहाँ से ये हो जाएगा, ये वाला जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म कहलाएगा, मिडिल टर्म कहलाएगा। देख लीजिए तो हम इसको मध्य पद को क्या कह सकते हैं 7, यानी माध्यिका हमारे पास आ चुकी है। और भी हम आपको माध्यिका निकालने के तरीके बताते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें यहीं से माध्यिका निकालनी है तो पदों की संख्या पे देखते हैं, पदों की संख्या कैसी है, विषम है। तो जब पदों की संख्या विषम होती है, हमने यहाँ पे लिखा कि पदों की संख्या विषम होती है। हम आपको माध्यिका में बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बता चुके हैं। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर आप पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों पहले उनको देख करके आइए, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम देखते हैं पदों की संख्या विषम होने पर फॉर्मूला क्या होता है और पदों की संख्या सम होने पर फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो पदों की संख्या विषम होने पर होता है कि n+1/2 वे पद का मान, ये कब होता है, विषम होने पर। और यदि पदों की संख्या सम है तब कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, तब भैया फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर, फॉर्मूला होता है जब सम होते हैं तो माध्यिका बराबर होता है n/2 वे पद का मान प्लस में n/2 +1 वे पद, यहाँ पर ब्रैकेट +1 वे पद का मान और डिवाइडेड बाई कितना होता है 2। ये कब के लिए है, जब पदों की संख्या सम होती है तब ये वाला फॉर्मूला है, और जब पदों की संख्या विषम होती है तो ये वाला फॉर्मूला है। तो अब आप देख पा रहे होंगे पदों की संख्या इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो पदों की संख्या 9 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 + 1/2 यानी 10/2। तो 10/2 को यानी क्या लिखेंगे 5वें पद का मान। तो पांचवा पद यहाँ से गिन लीजिए, चाहे यहाँ से गिन लीजिए, आंसर वही आना है, कितना होगा 7। इस तरीके से हमारी माध्यिका निकल आएगी। याद रखना 5 नहीं है, 5वां पद है, 5वां पद हमारी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो 5वां पद देख लीजिए, उसमें हमारे लिए 7 है। तो हमारी जो माध्यिका कहलाएगी भैया बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया हमने, कितना है 7, इसकी माध्यिका 7 होगी। अब मैं आपको माध्यिका निकालने का, यानी आप सोच लीजिए कि इस तरीके से अगर आपके फॉर्म में नहीं है संख्याएं और इस तरीके से टेबल में आपके पास संख्याएं आ जाएं, तब आप क्या करेंगे, तब आप किस तरीके से आप निकालेंगे। तो हमें देखना है यहां पर एक कॉलम बनता है और एक बनाएंगे, यहां पर एक कॉलम और बनता है जिसका नाम होता है CF। इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता, इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, याद रखना कैसे निकाली जाती है। तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, कैसे निकालते हैं, तो 2 का 2 लिखते हैं, फिर आगे प्लस करते जाते हैं। 2 में 1 प्लस करेंगे तो प्यारे बच्चों 3, 3 में फिर 1 प्लस करेंगे तो 4, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 और 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9। ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। तो हम देखते हैं कि इसका जो लास्ट टर्म होता है इसके हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एन कहते हैं। अब हमें देखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है सम और विषम होने का। ये देखेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी तरीके से अगर विषम पद होते हैं तो विषम पद की भैया माध्यिका कैसे निकाली जाती है कि n+1/2 वे पद का मान। तो n का मान कितना हो जाएगा 9 + 1/2 वे पद का मान। तो क्या कहलाएगा, आप यही कहेंगे कि सर 5वें पद का मान। तो 5वें पद का मान आप उठाएंगे तो 5वां पद, तो यहाँ से चलिए आइए कि 5 किस में बिलोंग करेगा, तो यहाँ बिलोंग कर जाएगा 5, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इसमें बिलोंग कर जाएगा पूरी तरीके से 5। तो इसके सामने चले जाइए, इसके सामने वाला चर उठा के ले आइए। इसके सामने वाला चर कौन है, 7। भैया इस तरीके से इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 7। बताएं प्यारे बच्चों कितना समझ में आया है। आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर लिख करके भेजना है कि सर कितना समझ में आया है। यदि आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर सांख्यिकी के कोई भी, कितनी भी छोटी छोटी समस्याएं, कितनी भी बड़ी समस्याएं नहीं रह सकती हैं आपके पास में, ऐसा मैं दावा करता हूं आपके लिए। तो आप इसको लिख लीजिए। बढ़ते हैं आगे और अगला हमारे पास जो है, अगले टर्म्स को हम उठाते हैं और अगला टर्म्स हमारे पास है बहुलक। बहुलक, इन सब चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक उठाते हैं और देखते हैं सभी इन चीज़ों को हमने इरेज कर दिया है। चलिए अब आते हैं बहुलक पर।
तो बहुलक हमारे लिए मैं आपको बता चुका हूं, बहुलक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जिस चर की सबसे अधिक आवृत्ति होती है वह बहुलक होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है भैया बहुलक का, जिस पद की सबसे अधिक आवृत्ति होती है, देख लीजिए आवृत्ति ये है भैया सबकी, इसकी 2 इसकी 3 है, सॉरी 1 इसकी 1 इसकी 2 और इसकी 3, सबसे अधिक आवृत्ति कितनी है सर 9 की, आंसर आ जाएगा 9। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है बहुलक का। आते हैं परिसर पर। तो परिसर क्या कहता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं परिसर के बारे में, सबसे बड़ा पद माइनस में छोटा पद। बड़ा पद देख लीजिए मैक्सिमम टर्म और मिनिमम टर्म को लेस कर देना। बड़ा पद कौन है इसमें 9 और छोटा पद कौन सा है इसमें 2, लेस करेंगे माध्य सॉरी परिसर या परास आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। रेंज कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। 2 टर्म्स ये हो गए हैं। अब आते हैं आप माध्य विचलन पर। माध्य अभी आपको याद होगा हमने क्या निकाल के रखा हुआ था, माध्य आपको याद होगा तो माध्य था हमने निकाल के पहले लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप देख सकते हैं कि माध्य हमने निकाला हुआ था, इसका लगभग 6.3 माध्य था। क्यों हमें माध्य की आवश्यकता पड़ी भैया, माध्य विचलन निकालने के लिए और मानक विचलन निकालने के लिए माध्य की हमें आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे हमें निकालना है, सबसे पहले निकालना है माध्य विचलन। तो माध्य से ये राशियां कितनी विचलित हुई हैं हमें वो देखना है। तो हम इससे ये देखेंगे कि 6.3 से कितना विचलित हुआ है, तो आप कहेंगे सर 4 पॉइंट कितना हुआ है, लगभग 4.3 विचलित हुआ है। आगे हम चलेंगे फिर ये कितना विचलित होगा, तो आप कहेंगे सर फिर 4.3। ये कितना विचलित होगा, तो आप कहेंगे सर 1.3। फिर ये कितना विचलित होगा 6, तो आप कहेंगे सर 0.3। फिर ये कितना विचलित होगा 7, तो आप कहेंगे सर 0.7। फिर 0.7। फिर 9 कितना विचलित होगा, तो आप कहेंगे सर कितना विचलित हो जाएगा, तो 1.7। तो हमने यहाँ पे लिखा 1.7 प्लस में 1.7। थोड़ा सा हल्का सा मामला क्रिटिकल है, स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा समस्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो मानक विचलन हम इस पर वाले क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, क्योंकि मानक विचलन के लिए माध्य अगर प्रॉपर होता तो आ जाता, इसमें भी आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने देखा अपॉन में डिवाइड किससे करेंगे प्यारे बच्चों, जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं। तो हमारे लिए जितने भी टर्म्स हो जाएंगे तो हमने देखा 9 से हम डिवाइड कर देंगे। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर देख सकते हैं कितना होगा, तो 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 7 21 7 6 28 28 और 3 हो जाएगा 31 31 और 3 कितना हो जाएगा 34 34 और 3 कितना हो जाएगा 37 37 और 3 कितना हो जाएगा 40 का जीरो हासिल आ जाएंगे 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 4 और 1 5 और 1 6, 6 में जुड़ेगा एक 7 7 और 4 11 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 15। टोटल हुआ है इसका 15 और डिवाइडेड क्या है हमारे पास 9, और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा हमारे लिए माध्य विचलन हो जाएगा। अगर हमें मानक विचलन निकालना है प्यारे बच्चों तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बस इसमें थोड़ा सा इसका स्क्वायर हम करेंगे, इन सभी के स्क्वायर थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी। तो 4.3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4.3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1.3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1.3 एक 1 टाइम से, फिर 0.3 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम 0.7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 0.7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1.7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1.7 का स्क्वायर करेंगे और फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे 9 से। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। और यदि इस रूट को हम हटा दें तो क्या आ जाएगा, प्रसरण आ जाएगा। और विचलन गुणांक अगर आपको निकालना हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि मानक विचलन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर रखते हैं, माध्य को नीचे रखते हैं, गुणा में 100% का चिन्ह, ये होता है विचलन गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन हम इसे कहते हैं। तो कितना समझ में आया इस वीडियो में आप हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोज लेंगे, जितना भी ये होगा थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए मैं नहीं खोज पा रहा हूँ, तो आप इसको उम्मीद करेंगे हम आपसे कि आप इसको खोज लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी और इन 2 चीज़ों को भी आप निकाल के रख लेंगे। चलिए तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम आपको व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में सभी चीज़ों को ऑलमोस्ट निकालना सिखा चुके हैं, 6 चीज़ों को। अब अपन को पढ़ना है सतत श्रेणी।
सतत श्रेणी में इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को निकालना पड़ता है, लेकिन सतत श्रेणी में केवल हम आपको पढ़ाएंगे इन 3 चीज़ों को। सतत श्रेणी में ये 5 चीज़ें कभी नहीं पूछी जाती, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो सतत श्रेणी में हम केवल इन 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सतत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें वर्ग अंतरालों के साथ बारंबारता दोनों होती हैं। आपको बता चुके हैं खंडित में वर्ग अंतराल नहीं होते हैं लेकिन बारंबारता होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में कुछ भी नहीं होता, ना बारंबारता होती है और ना वर्ग अंतराल होते हैं। और सतत श्रेणी में दोनों होती हैं, वर्ग अंतराल भी होते हैं और बारंबारता भी होती है। तो इनमें हम आपको ये 3 चीज़ें जरूर निकालना सिखाएंगे और इन चीज़ों को देखने के लिए अगला वीडियो आपको ज़रूर हम अपलोड करेंगे और आप उस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे जितना आप इन सब चीज़ों को दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी है आपको ये मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।